क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस 1 का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर का आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे पेज 1 to 6 में लिखी हुई हर चीजों के बारे में। लर्नर्स, चैप्टर के बीच में मैं आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछूंगा इन फॉर्म ऑफ क्विज, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो उनका जवाब आप नीचे कमेंट्स में देना। माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले ग्रेविटेशन जो आपका पेज नंबर 1 है, उसमें एक तरीका का चार्ट दिखेगा आपको, और उस चार्ट में सारे टॉपिक्स का नाम लिखा हुआ है कि आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हो। कुल मिला के अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स है जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है एकदम डिटेल में। हम इन 7 चैप्टर्स टॉपिक्स को इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। तो सेकंड लेक्चर का भी इंतजार करना और इस लेक्चर को पूरा देखना। इसको शेयर करना जरूरी है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भैया को सपोर्ट करने के लिए। चलिए बात करते हैं कि भैया अगर मुझे इसके नोट्स चाहिए होंगे तो नोट्स कहां मिलेंगे। तो नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर क्लास 10 शुभम करके आप सर्च कर सकते हो। एंड सेकेंडली आपको हमारे ऐप पे भी ये मिल जाएगा। ऐप का नाम है इजी लर्निंग, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर टेलीग्राम पे ढूंढने में तकलीफ होता है तो यहाँ अरेंज फॉर्मेट पे रखा हुआ है। ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कर लेना। उसके बाद देखो नीचे एक होता है, ये मेन्यू है, ठीक है, और ऊपर की तरफ एक ये वाला साइड मेन्यू होता है, आपका इनिशियल्स लिखा होगा या फिर आपका फोटो होगा, तो उस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के ऑप्शंस खुल जाएंगे आपको। उसमें से आपको फ्री मटेरियल वाले पे जाना है। आपको कहां जाना है? फ्री मटेरियल। नोट्स यहाँ पे अरेंज फॉर्मेट में पूरा का पूरा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेक्स्ट बुक में क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर के अंदर। आपका चैप्टर स्टार्ट होता है कैन यू रिकॉल से। कैन यू रिकॉल में क्या लिखा है भैया? कैन यू रिकॉल मतलब क्या? कुछ ऐसी चीजें जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है। दिखते क्या सवाल पूछा हमसे? पहला हमसे पूछा व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहला अहम सवाल है कि आप में से हर एक बच्चे को पता होगा कि फोर्स का मतलब होता है कि पुश और पुल। कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं। जैसे ये यहाँ पे धक्का मार रहा है तो हम करेंगे कि पुश हो रहा है, और यहाँ पे ये खींच रहा है तो हम कहेंगे कि भैया ये तो पुल है। तो फोर्स क्या होता है? पुश होता है या पुल होता है। फोर्स से क्या क्या हो सकता है? अगर धक्का मारेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि चीजें मूव करेंगी? मूव करेंगी मतलब चीजें मोशन में आ जाएंगी। क्या मैं कह सकता हूं कि चीजों की स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है? तो स्पीड को चेंज किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अरे चीजों को रोका भी तो जा सकता है, जो मूव कर रहे हैं फोर्स लगा के रोका भी तो जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं सिंपली विद द हेल्प ऑफ फोर्स। आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। दूसरा सवाल जो कैन यू रिकॉल में दिया है वो है व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्स यू आर फेमिलियर विद। तो आप कौन से फोर्स से फेमिलियर हो? मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। क्या आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स एक टाइप का फोर्स है लर्नर्स। इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स आपने सुना होगा, लाइक पोल्स। लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपने सुना होगा। आपने सुना होगा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, जैसे न्यूक्लियर वेपन वगैरह होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि मस्कुलर फोर्स। अगर कोई गाय, भैंस, बैल या फिर इंसान अगर मसल्स का पावर यूज कर रहा है तो मस्कुलर फोर्स। या फिर हम कह सकते हैं भैया बॉयंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी आपने नाम सुना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत सारे प्रकार के फोर्स होते हैं। बट सवाल यह है कि आप किससे फेमिलियर हो। सारे आपको नहीं पता होना चाहिए। आपको इनमें से क्या 2 3 4 आते हैं या नहीं आते हैं, ये असली सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। आपका कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग ज्ञान होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। जैसे शायद आपको पता होगा कि एक गिरते हुए एप्पल को देख करके न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया था। इन्वेंट नहीं किया था, डिस्कवर किया था। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे एक रिमोट रखा हुआ है। ये रिमोट मैंने आपके सामने ला दिया, तो ये रिमोट मैंने क्या किया? आपके सामने डिस्कवर कर दिया। पहले छुपा हुआ था, अब मैंने आपके सामने ला दिया। मैंने इन्वेंट नहीं किया है। तो सर आइजैक न्यूटन ने किया था, शायद आपको ये पता होगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बोल देता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब वो चीजों को अट्रैक्ट करता है। पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। टेक्स्ट बुक में कहीं कहीं पे आपको छोटे क्वेश्चन दिखेंगे और बोलेंगे कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, टेबल पे रखे हुए 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये दोनों चिपक क्यों नहीं जाते हैं और ये अट्रैक्टिव इन नेचर है? तो कारण यह है कि ग्रेविटेशन एक वीक फोर्स है। तीसरा जो हमारा है वो कि चीजों को टुवर्ड्स सेंटर अट्रैक्ट करता है। मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि टुवर्ड्स सेंटर का मतलब क्या है। लोगों को क्या लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब चीजों का नीचे की तरफ गिरना। इट इज नॉट ट्रू।
ये वर्टिकली चीजों को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है अर्थ के या फिर किसी भी मास वाले ऑब्जेक्ट के। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा थोड़ी देर में। फिर देखो अगला क्या है, ऑब्जेक्ट हैविंग मास, ग्रेविटेशनल फोर्स हर वो बॉडी एग्जिबिट करेगी, हर वो बॉडी दिखाएगी जिसके पास कुछ भी मास है, चाहे वो 1 ग्राम हो, 0.1 ग्राम हो या कुछ भी, उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मास होना जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट आप सबको पता ही है कि इसे किसने डिस्कवर किया था, सर आइजैक न्यूटन। तो यहां पे हमारा कैन यू रिकॉल वाला पार्ट खत्म होता है और अब हम चलते हैं ग्रेविटेशन के ऊपर, जो हमारे चैप्टर में हमें एग्जैक्टली पढ़ना है, लेक्चर 1 में जो हमें एग्जैक्टली पढ़ना है 4-5 पॉइंट, वो देखते हैं। लर्नर्स, ग्रेविटेशन सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, मतलब ये नेचुरली प्रेजेंट है, समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन एक प्रकार का नेचुरल फिनोमिनन है, कुछ ऐसा है जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, नेचर में है, ये बात को याद रखना। मूविंग फर्दर लर्नर्स, एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि एक बार सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, न्यूटन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ठीक है, ह्यूज रिस्पेक्ट, बहुत सारा काम है, इनका कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। अब लोग कहते हैं कि ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ, ऐसी कहानी है, बट क्या सच है मुझे तो नहीं पता, बट आई डोंट बिलीव इन दिस कि न्यूटन ने एक्सीडेंटली ग्रेविटेशन डिस्कवर कर लिया होगा। कहानी ऐसी है, जो लोग जानते हैं कि एक बार न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने देखा कि एप्पल या फिर जो भी पेड़ है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। जब वो नीचे की तरफ गिरा तो इनके मन में सवाल आया कि चीजें नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है, अर्थ के तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही है, अर्थ के सेंटर की तरफ जाती है एक्चुअली। इससे इनको पता चला कि कुछ तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो चीजों को नीचे की तरफ खींच रहा है। सही है, सो दिस इज द स्टोरी। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने आपको बोला था ना, टुवर्ड्स सेंटर, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स सेंटर। तो मान लो कि ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसका यहां पे कहीं पे सेंटर होगा, ठीक है लर्नर्स, यहां पे कहीं पे उसका क्या होगा, कहीं पे यहां पे सेंटर होगा, राइट, यहां पे कहीं पे सेंटर होगा। अब मान लो कि एक एप्पल है, ओके, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल भी दिया हुआ है, फ्रंट पेज पे न्यूटन का अर्थ के ऊपर और पेड़ के साथ फोटो भी है, तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे जो ये एप्पल है, ये हमें पता है कि कहां गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है। अगर मैं एक एरो बनाता हूं, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो एक ऐसा पाथ ट्रेस होगा और मैं देख सकता हूं कि ये सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीच में कुछ सरफेस है तो रुक गया। अच्छा, अब व्हाट इफ एक एप्पल यहां पे हो, क्या वो एप्पल नीचे की तरफ ऐसे जाएगा? नहीं, वो भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा और वो ऐसे जाएगा। मतलब ये भी अगर मैं एक लाइन बना के देखता हूं वर्टिकली, तो ये भी कहां पे जाने की कोशिश कर रहा है, सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो चीजों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। चाहे कोई चीज नीचे होगा ना, अगर नीचे भी होता तो ऐसे सेंटर की तरफ जाता। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो ये ग्रेविटेशन का डेफिनेशन क्या होगा, सिंपल देखो, ये है हमारा चिंटू और ये है हमारा बंटू। चिंटू और बंटू एक दूसरे के बाजू में बैठे हुए, दोनों का कुछ मास है, दैट मींस कि दोनों के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसी से हम अपना डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन इज द एक्टिंग फोर्स बिटवीन टू बॉडीज हैविंग सम मास। ग्रेविटेशन क्या होता है, दो बॉडी के बीच का एक एक्टिंग फोर्स होता है जिनके पास कुछ मास है। दो ऑब्जेक्ट जिनके पास कुछ मास है, वो दोनों के फोर्स बीच के एक फोर्स है। और ये जो एक्टिंग फोर्स है, इसका नेचर क्या होता है, हमने देखा है कि इसका जो नेचर है दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा, अट्रैक्ट कहां करता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये चीजों को टुवर्ड्स सेंटर अट्रैक्ट करता है, ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर अट्रैक्ट करता है। याद रखना, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं पूछता हूं कि जितना मैंने तुम्हें समझाया उस पर तुम्हारी कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई है, ये जानने के लिए। तो सवाल मेरा ऐसा है कि ग्रेविटेशन इज अ टाइप ऑफ डैश मोशन फोर्स मास नन। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में देना है। हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फोर्स एंड मोशन। आपके टेक्स्ट बुक में पहले ही पेज पे नीचे लिखा है फोर्स एंड मोशन, और एक लाइन लिखा है और एक कैन यू रिकॉल है। कैन यू रिकॉल में बस ये पूछा है कि व्हाट आर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। 9th स्टैंडर्ड का जो पहला चैप्टर था जिसका नाम ही लॉ ऑफ मोशन था, उसके अंदर आपने न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशंस को पढ़ा है। तीनों लॉज मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए। पहला वाला जो न्यूटन का लॉ था वो रिलेटेड टू इनर्शिया था। मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया जो न्यूटन का था वो क्या एक्सप्लेन करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को मेंटेन करेगा, ठीक है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर आपको ये डिटेल में जाना है तो आप प्लीज सर्च करना क्लास 10th शुभम झा, ठीक है, क्लास 9 शुभम झा लॉज ऑफ मोशन, और आप देख लेना, डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। लॉ, पहला लॉ क्या है, रिलेटेड टू इनर्शिया, कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर किसी चीज को हम धक्का दे रहे हैं मोशन में तो मोशन पे ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक उसको एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स डिस्टर्ब नहीं कर रहा है।
सिंपल, याद रहेगा। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नली उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। चलो दूसरा वाला लॉ क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। सिंपल शब्दों में अगर आपको कोई पूछता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, तो आप बोलना कि न्यूटन का सेकंड लॉ है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना एक्सेलरेट होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब मान लो कि जैसे ये कार है, ये कार आगे कितने पिकअप से आगे भाग सकता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि कार का मास क्या है और उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, जो फोर्स इसका इंजन लगा रहा होगा कार का। ठीक है, एग्जांपल के लिए अब मान लो कि एक पत्थर है, एक छोटा पत्थर है, इस छोटे पत्थर का मास कम होगा और इस पे मैं बहुत फोर्स लगा के फेंकता हूं तो ये शायद बहुत दूर तक जाएगा, बहुत तेजी से जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ जाएगा। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड में जो चेंज हो रहा है। ठीक है, और अगर मान लो कि ये काफी बड़ा पत्थर होता, ठीक है, 15-16 किलो का होता और तब मैं उतना ही फोर्स लगाता, क्या वो उतना दूर जाता? नहीं जाता, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। या फिर अगर मैं कम फोर्स लगा के एक हल्के पत्थर को फेंकूं तो नहीं जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है कि भैया सेकंड लॉ क्या है कि किसी भी m मास वाले ऑब्जेक्ट पे आप कितना फोर्स लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा उसका एक्सेलरेशन। चलो अगर ये वाला क्लियर है तो अब बात करते हैं तीसरे वाले लॉ को, जो कि फेमस है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका सिंपल सा मतलब ये है, और ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट करता है। ठीक है, मतलब अगर मैं एक बॉल लेके दीवार पे फेंकता हूं तो दीवार के पास से बॉल वापस बाउंस होकर के मेरे पास आएगा। मतलब दीवार पे अगर बॉल फोर्स लगा रहा है तो दीवार भी बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये न्यूटन के 3 लॉज हैं, मैंने आपको बता दिया, और आपके टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखा हुआ है, वो लाइन भी बता देता हूं मैं आपको, लेकिन थोड़ा 2 लाइन मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। पहला कि फोर्स इज अ पुश और पुल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था, ये आपको पता है फोर्स के बारे में। दूसरा आपके टेक्स्ट बुक का ये लाइन है जो यहां पे लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है कि फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मान लो कि ये लड़का इसको पुश पुल कर रहा है, खींच रहा है, और ये लड़की इसको पुश कर रही है, धक्का दे रही है। अब अगर ये जोर से धक्का दे या फिर ये जोर से खींचे तो ये ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो बदल जाएगा। या फिर ये लड़का अगर इसको उस तरफ खींचे, लेट से उस तरफ खींचे, तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो किसी भी चीज के डायरेक्शन को बदलने के लिए या फिर स्पीड को बदलने के लिए हमें फोर्स की नीड होती है। ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लास्टली तुम्हें पता ही होगा कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, क्योंकि हम बहुत जगह यूज करेंगे, और इसका जो सीजीएस यूनिट है फोर्स का, दैट इज डाइन। ठीक है, एक चमत्कारी सवाल तुमसे मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि आप मुझे बताओ कि 1 न्यूटन, ठीक है, मतलब कितना डाइन होता है। या आप मुझे चमत्कारी सवाल का जवाब मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और लिख देना चमत्कारी सवाल। ठीक है, यहां तक अगर आप देख रहे हो तो आपको इतना तो एहसास हो गया होगा 12 मिनट में कि मैं चीजों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। लर्नर्स, एक सवाल भी पूछता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये जानने के लिए। दूसरा मेरा सवाल है ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, फोर्स इज डैश एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, पुश पुल बोथ ए एंड बी एंड नन। बहुत बेसिक सवाल है, जवाब नीचे कॉमेंट में बता देना। तीसरा सवाल, डैश कॉजेस ऑब्जेक्ट्स टू एक्सेलरेट, मोशन फोर्स मास नन। इसका भी सवाल नीचे, सवालों का जवाब जो है नीचे कमेंट्स में बता देना। आपकी कॉन्सेप्ट कितनी क्लियर हुई ये मुझे पता चल जाएगी। एक छोटा सा गुड न्यूज, अगर यहां तक आपको ये एहसास हो गया कि भैया अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा एक बैच जिसका नाम है आरंभ 2.0। ये इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए है। अगर आपके कुछ सब्जेक्ट मराठी में है, जैसे आप सेमी इंग्लिश मीडियम से और आपका मराठी सोशल स्टडी जो है वो मराठी में, तो हम सोशल स्टडी मराठी में पढ़ाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, देयरफॉर मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे पूरे टीचर्स मेरे, इंक्लूडिंग 1 मोर टीचर जो संस्कृत पढ़ाते हैं, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और ये हमारा आरंभ का सेकंड बैच है। ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी होती है, मैं पूरा स्क्रीन पे आके बताता हूं, ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी होती है कि हमारे पुराने आरंभ बैच में से कई सारे बच्चे थे जिनको 100% मिला है, सीधे 99, 98, 95 छोड़ दो, 100% मिला है। और कई सारे बच्चों को 99, 98% भी मिले हैं। अब ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। छोटी सी डिटेल्स बता देता हूं इसके बारे में। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इंक्लूडिंग संस्कृत इंटायर एंड कंपोजिट। डेली 2 क्लासेस होंगी, ठीक है, 2 आवर्स डेली 2 क्लासेस होंगी। एक होता है, टाइमिंग भी बता देता हूं यहीं पे कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। एक क्लास होता है आपका शाम को क्लास होगा, प्लीज ध्यान से सुनना, मॉर्निंग में नहीं है ये, 7:45 PM टू 8:45 PM। ठीक है, और दूसरा जो इसके अंदर क्लास होगा वो होगा आपका 9 PM टू 10 PM। ओके, 2 क्लासेस होते हैं इसमें डेली, और ये बैच मैं हक से प्रमोट करता हूं क्योंकि बच्चों ने रिजल्ट लाया इसमें। आगे बढ़ता है, फ्री टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना हर टॉपिक से, वैसे हर टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन, 4000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 40 सब्जेक्टिव पेपर्स आपको सॉल्व करने को मिलेगा, जो टेस्ट सीरीज में आपको दूंगा। लर्नर्स पर्सनल मेंटरशिप में आपके पास मेरा नंबर होगा, आपको मैं गाइड करूंगा। डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से लिए जाएंगे जो यूट्यूब पे नहीं पॉसिबल है, ये सब कुछ भी यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नोट्स इंक्लूडेड है, नया लाइव पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब वाले वीडियोस नहीं होंगे। ठीक है, और फ्री रिवीजन बैच भी आपको मिलेगा एंड में जब आपका एग्जाम रहेगा तब।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कैसे एनरोल करना है, तो आपके लिए 2 वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि लैपटॉप से कैसे बाय कर सकते हो, मोबाइल से कैसे बाय कर सकते हैं। वीडियोस आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बैच का प्राइस कितना है, तो बैच का प्राइस है 6,000 रुपए फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। 6,000 में आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहा है पूरे साल के लिए, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज एंड जो मैंने बताया सब कुछ। बेटा ये क्यूआर कोड को आप देख लो, इस क्यूआर कोड को भी आप पेमेंट कर सकते हो स्कैन करके, ठीक है, 6,000 का, और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना, या फिर कोई भी इंक्वायरी करनी होगी तो इस नंबर पे कर सकते हो। यहाँ पे नंबर मेंशन है 8527529111। इस पे मैं या फिर नीलिमा रॉय मैम उठाएंगी, जो आपको सोशल स्टडी पढ़ाती हैं, और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। एडमिशन आप ले सकते हो। चलिए आई होप कि आरएम 2.0 के बारे में सब क्लियर है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब टेक्स्ट बुक में जो अगला पॉइंट है आपका, दैट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। हम पहले सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे। अब यहां पे देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है अर्थ, ठीक है, और उसके बाजू में एक सर्कुलर ऑर्बिट दिख रहा है आपको, ठीक है, एक सर्कल बना हुआ है बड़ा सा व्हाइट कलर का। पहले सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन समझो। द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। ये भी आपने 9th में पढ़ा है। अब द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी मतलब एक बॉडी मूव करेगा एक सर्कुलर पाथ पे, जैसे ये व्हाइट वाला सर्कुलर पाथ है, उसी को हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो ये देखो यहां पे जैसे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे ये बॉडी मूव कर रहा है, इसी को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला टॉपिक देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या होता है? फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अभी हमने देखा सर्कुलर मोशन कैसे होता है। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराते रहना है तो उसको कुछ तो फोर्स देना होगा, क्योंकि हमने अभी न्यूटन का सेकंड नियम पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी चीज को मूव कराते रहना है, ठीक है, तो उस मास वाले ऑब्जेक्ट पे हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बेटा वही यहां पे बोला जा रहा है कि वो जो फोर्स होता है जो हम एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराने के लिए देते हैं, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये जो फोर्स होता है, ठीक है, ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। मतलब यहां पे देखो, ये ऑब्जेक्ट अभी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, लेट्स से कि ये सर्कुलर मोशन है, तो ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स सेंटर होगा। कहां पे होगा? टुवर्ड्स सेंटर। इवन जो सेंट्रीपिटल ये वर्ड है ना, इसका मतलब ही होता है सेंटर सीकिंग। सिंपल याद रखना, मैं आपको जो बता रहा हूं वो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो चीजों को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए जरूरी है। दूसरा पॉइंट आप याद रखना कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स सेंटर होता है। खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज कि सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, और कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, जैसे ये बॉडी का सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अगर वो टुवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ डायरेक्ट हो रहा है। अब मान लो अचानक से ये बॉडी अगर बाहर निकल जाता है, तो ये टेंजेंशियल पाथ में ट्रैवल करेगा। तुम बोलोगे भैया नहीं समझा टेंजेंशियल पाथ, एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा, मान लो कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ब्लैक कलर का जो ऑब्जेक्ट है, देखो ये गोल 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 घूम रहा है। कैन यू पीपल सी दिस? ये ब्लैक वाला जो ऑब्जेक्ट है यहां पे, वो ऐसे गोल 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 घूम रहा है, ठीक है। जब ये गोल गोल घूम रहा है और अचानक से अगर मैं सेंटर से फोर्स देना बंद कर दूं, ऐसे ऐसे मैं घुमा रहा हूं, सेंटर से फोर्स देना बंद कर दूं, तो ये ऐसे टेंजेंशियल है, जो ग्रीन कलर वाला जो आपको दिख रहा है ना, ग्रीन कलर का जो पाथ दिख रहा है, ऐसे टेंजेंट बना के निकल जाएगा। भैया टेंजेंट मतलब क्या होता है, एक बार बता दो, मुझे नहीं पता है। तो देखो, अगर एक सर्कल है मेरे पास और उस सर्कल के सर्कमफरेंस को कोई पॉइंट अगर टच करके बाहर से ऐसे निकल जाता है, बाहर से, तो उसको मैं टेंजेंट बोलता हूं। ये बात याद रखना। तो वो इसी टेंजेंशियल पाथ में जाएगा, दैट डिपेंड कौन से डायरेक्शन में जाएगा, वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उस पर डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल देखो, ये लड़का है और यहां पे एक रस्सी से एक बॉल को बांध के ऐसे गोल 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 घुमा रहा है। जब ये इस तरीके से गोल 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 घुमा रहा होगा और अचानक से अगर इसको छोड़ देगा, तो ये इस तरीके से घुमा रहा है ना, तो ऐसे निकल जाएगा। ब्लैक वाला लाइन आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाले पाथ में ये बाहर की तरफ चला जाएगा, टुवर्ड्स टेंजेंट, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं आप। केपलर्स लॉ, ये आपका अगला टॉपिक है चैप्टर के अंदर। बच्चों अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी हमारे पास एक बना बनाया स्क्रॉल है, ये भी मैं घुमा देता हूं अभी कि आपको पता रहे, ठीक है, सारे बच्चों को याद रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। केपलर्स लॉ में एक छोटा सा लाइन है, ठीक है, वो है डू यू नो वाला, ठीक है, डू यू नो। यहां पे कैन यू रिकॉल नहीं है, डू यू नो वाला मतलब आपको पता है या नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो हम बता रहे हो, पता है तो वेरी गुड, ठीक है, हम रिविजन करा रहे हैं। यहां पे देखो एक बड़ा सा बॉक्स है टेक्स्ट बुक में, उस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूं कि ये जो एक है, ये एक कोन है। मान लो एक कोन को मैं ग्रीन कलर के एक ब्लेड से काट रहा हूं, तो मुझे कुछ ऐसा सरफेस मिलेगा। दिख रहे हो, ये जो आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, मुझे कुछ ऐसा सरफेस मिलेगा, ठीक है। ये जो एक सरफेस है जो आपको ये ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, ये इस शेप का है, ठीक है, इस शेप का है। और इस शेप को हम प्यार से इलिप्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम इसको? हम इसको प्यार से इलिप्स बुलाते हैं। अगर मैं कोन को स्लाइस लेता हूं तो मुझे एक इलिप्स मिलेगा, इलिप्टिकल शेप मिलेगा।
अब यहां पे ध्यान से देखो, इलिप्स के अंदर की एक प्रॉपर्टी है, ये जो मैं आपको सामने एनिमेशन दिखा रहा हूं, अगर आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको वो प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। इस एनिमेशन के अंदर अगर आप देख रहे होगे तो दो प्रकार के लाइंस हैं। एक लाइन जो आपको दिख रहा है, देखो पहले तो दो सेंटर है इसका, एक दो सेंटर है, मतलब एक इलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं। पहली प्रॉपर्टी याद रखो, एक इलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं, ठीक है, एक फोकस दो फोकस। अब दोनों फोकस से दो लाइन निकले हुए हैं जो उसके सरफेस को टच कर रहे हैं, रेड वाले सरफेस पे। अगर आप देखोगे तो ये लाइन जो है वो सरफेस को टच करके ऐसे गोल 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 मूव कर रहा था एनिमेशन में। फिर से दिखा देता हूं, एनिमेशन में आप देखोगे तो वो दोनों लाइन एक जगह पे टच हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये मूव करते हुए को अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके हो, 3 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करो, 1 2 3। अब अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया बेटा, तो आप देख रहे होगे कि ग्रीन वाला लाइन अभी लंबा है और ब्लू वाला अभी छोटा है, वॉयलेट वाला अभी छोटा है। लेकिन अब वॉयलेट वाला लंबा हो रहा है धीरे धीरे और ग्रीन वाला छोटा हो रहा है, फिर ग्रीन वाला लंबा हो रहा है, वॉयलेट वाला छोटा हो रहा है। अब फिर देखो, वॉयलेट वाला बड़ा हो रहा है, ग्रीन वाला छोटा हो रहा है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कुछ ऐसा है कि दोनों का टोटल सम जो है वो इक्वली है। समझ रहे हो बात को? जैसे अगर टोटल दोनों लाइन को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रख देता हूं तो शायद ये 10 सेंटीमीटर है, कभी एक बड़ा हो जा रहा है, कभी एक छोटा हो जा रहा है। बात समझा? एक और एग्जांपल से बताता हूं। इसको आप खुद कैसे कर सकते हो कि एक दो पिन ले लो, एक पेपर पे लगा दो, पेंसिल लो, एक धागा डालो ऐसे, और अब इस पेंसिल को गोल घुमाओ तो आपको जो मिलेगा वो इलिप्स मिलेगा। अब यहां पे इलिप्स की प्रॉपर्टी ऐसी है बेटा, ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रॉपर्टी ऐसी है, ध्यान से देखो, कि अगर मैं इसको L1 बुलाता हूं और इसको अगर मैं L2 बुलाता हूं तो L1 प्लस L2, ठीक है, का जो भी आंसर आएगा, लेट्स से कि आंसर आया 10 सेंटीमीटर। अगर यहां पे मान लो कि L1 जो है वो इतना लंबा हो गया और L2 जो है वो इतना लंबा हो गया, ठीक है, एक बड़ा हो गया दूसरा हो गया। इस केस में भी अगर मान लो इसको मैं नाम दे देता हूं L3 और इसको नाम दे देता हूं L4, तो L3 प्लस L4 जो होगा वो भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। अब मान लो एक और सिनारियो ले लो कि हमारा जो ये वाला है, ये L1 बहुत लंबा हो गया और L2 बहुत छोटा है, ठीक है, तो यहां पे मैं इसको L5 बोल देता हूं और इसको मैं L6 बोल देता हूं। तो याद रखना, L5 प्लस L6 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। मतलब जो टोटल रहेगा ना दोनों का, ठीक है, दोनों फोकस से निकलने वाले लाइन का जो हमें टोटल रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। दैट्स अ प्रॉपर्टी, दैट्स इट। अब आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लर्नर्स, अगर यहां तक आपको समझ आ गया तो केपलर्स फर्स्ट लॉ समझते हैं, ठीक है। केपलर फर्स्ट लॉ में क्या है? द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। अभी दो अलग अलग है तो फोकस है, एक को हम फोकाई बुला रहे हैं यहां पे, कि जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, जिसमें प्लैनेट घूम रहा है। आपको दिख रहा होगा कि प्लैनेट घूम रहा है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और जो सन है हमारा, ठीक है, वो दो फोकस थे, उनमें से किसी एक फोकस पे होगा तो हमने फोकाई बुला दिया। इज इट क्लियर? फोकाई इज द प्लूरल फॉर्म, ठीक है, फोकस सिंगुलर, प्लूरल फॉर्म, दोनों में से किसी एक पे होगा और प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती रहेगी। प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है। दिस इज द फर्स्ट लॉ, बहुत सिंपल है, लर्न कर लेना, एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछते हैं, डायग्राम भी बना देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज डैश विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। अभी बताया था, अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं रिकॉल कर पा रहे हो तो वीडियो को पीछे लो, वापस देखो। फिर भी डाउट आता है तो बैच ज्वाइन करो, बैच में हम बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ाते हैं, ये आपको पता है, नीचे स्क्रॉल हो रहा है नंबर, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। केपलर्स सेकेंड लॉ। अब यहां पे अगर आप इस एनिमेशन को बहुत ध्यान से देखोगे तो कुछ एरियाज बड़े हैं, कुछ एरियाज छोटे हैं। क्या बोला मैंने? कुछ एरियाज बड़े हैं, कुछ एरियाज छोटे हैं। और साथ ही साथ आप अगर और गौर से देखोगे तो यहां देखना, जब सन के पास हमारा प्लैनेट आता है तो बहुत तेजी से भागता है, देखना अभी तेज से भागा एकदम, और जब सन से दूर जाता है तो थोड़ा स्लो हो रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आप ये नोटिस कर पाओगे, सन से दूर जा रहा है तो थोड़ा स्लो हो रहा है, एरिया बड़ा है, लेकिन सन के पास जब है तो चौड़ाई में बड़ा दिख रहा है, लेकिन फास्ट मूव कर रहा है। समझ रहे हो? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये लॉ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं लॉ, बट एक बात याद रखना, इसको ही लॉ ऑफ इक्वल एरियाज भी बुलाते हैं, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज भी बुलाते हैं। किसको? केपलर्स सेकेंड लॉ को एग्जाम में पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पे मैंने जो आपको बताया कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसका मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है और यहां पे हमारा सन है किसी एक फोकस पे। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको, और यहां से यहां तक, मतलब मेरा प्लैनेट यहां से यहां तक स्वीप करके आ गया, तो इसने कुछ तो एरिया कवर किया होगा।
फिर मेरा प्लैनेट लेट्स से की पोजीशन इस पे है और घसकते घसकते यहां पे आ गया, स्वीप करते करते यहां से यहां तक आ गया, तो कुछ तो एरिया कवर किया होगा। मैं कह रहा हूं इस केस में जो ये वाली एरिया जो मेरे प्लैनेट ने कवर किया, ये वाली जिसको मैं ब्लैक से शेड कर रहा हूं, ठीक है, ये जो मेरे इसने एरिया कवर किया है वो A1 है, और इसको कवर करने में इसको लेट्स से कि लग गए 2 घंटे का समय। हाइपोथेटिकल है, हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। एरिया A1 को 2 इतना लग गया, और मैं अब कहता हूं कि ये जो मेरा एरिया है उसको मैं A2 कहता हूं, और ये एरिया को मैं ब्लू कलर से कर लेता हूं, ठीक है। मैं कह देता हूं कि ये वाला जो एरिया है हमारा, ठीक है, इसको कवर करने में भी इसको लेट्स से कि 2 ही घंटे का समय लगा। क्यों? क्योंकि यहां पे थोड़ा स्लो था, यहां पे थोड़ा फास्ट था, राइट। हमने देखा ना, एक जगह पे स्लो होता है जब सन के पास होता है तो, और सन से जब बहुत दूर होता है तो स्लो होता है। तो यहां पे मैं इस लॉजिक से कहूंगा, क्योंकि टाइम इक्वल है, दोनों का टाइम इक्वल है। किसका टाइम इक्वल है भैया? एरिया A1 का और एरिया A2 का। तो मैं बोलूंगा एरिया A1 इज इक्वल टू एरिया A2। अब यही आपका लॉ है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। ये जो लाइन जो ज्वाइन कर रहा है आपके प्लैनेट और सन को, ठीक है, स्वीप्स इक्वल एरिया A1 और A2 इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कब? अगर दोनों का टाइम बराबर है तो। समझ आ गया? चलो क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दूसरा वाला, तीसरा जो लॉ है केपलर्स का, वो समझाने से पहले मैं आपको 2 छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहां पे हमारा सन है, और मान लो कि ये हमारा क्या है बेटा? प्लैनेट है, अर्थ। ये एक लाइन उसको ज्वाइन कर रहा है। हमारा अर्थ इस पोजीशन पे है, किसी दिन हमारा अर्थ इस पोजीशन पे जाएगा, कभी इस पोजीशन पे जाएगा, कभी इस पोजीशन पे जाएगा, और हमारा अर्थ ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा। तो मैं कहता हूं कि यहां से शुरू करके घूमते 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 घूमते, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे जाते जाते, ठीक है, हमारा अर्थ किसी ना किसी टाइम पे यहां पे जरूर पहुंचेगा। इसको 365 366 जितने भी दिन लगते हैं वो लगने दो, ठीक है, 1 साल 2 साल जितना भी समय लगता है, समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो टाइम इसको लगा यहां से जाके आने में, उस टाइम को मैं कैपिटल T बोल देता हूं, और हमेशा इक्वल होगा, राइट। तो मैं इस टाइम को बोलता हूं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या बोलता हूं मैं इसको? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। कैपिटल T मेरा क्या हो गया? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये समझा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है? वो टाइम, अगर इस पोजीशन को अगर मैं A बुलाता हूं तो A से निकल के वापस A तक आने में जो समय लगा उसको मैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बुला रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, लेट्स से यहां पे जो मेरा रेडियस है वो R1 है, मतलब जो डिस्टेंस है वो R1 है, यहां पे जो डिस्टेंस है वो R2 है, यहां पे जो डिस्टेंस है वो R3 है, और यहां पे जो डिस्टेंस है सन से लेके प्लैनेट तक का वो R4 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हर एक पॉइंट पे, जब मेरा मान लो कि मेरा जब ये प्लैनेट इस पॉइंट पे आएगा, या मेरा प्लैनेट इस पॉइंट पे आएगा, मेरा प्लैनेट इस पॉइंट पे होगा, या फिर इस पॉइंट पे होगा, या फिर इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे हो सकता है मेरा प्लैनेट घूमते घूमते? यस, हो सकता है। और इसके इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है। तो मैं क्या करूंगा कि इन सब का एक एवरेज ले लूंगा। एवरेज क्या लूंगा मैं? इन सब का एक एवरेज ले लूंगा। एवरेज को ही प्यार से हम लोग मीन भी बुलाते हैं, ये बात याद रखना। एवरेज को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? मीन भी बुलाते हैं। तो मैं इनका एवरेज कैसे लूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई साहब मेरा जो एवरेज है वो लेट से R है, और R एवरेज क्या है मेरा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अभी क्योंकि 4 है तो हम 4 ले रहे हैं, और टाटा टाटा जितना भी होगा डिवाइड बाई 4। जितना भी ऊपर होता है उतना, अगर मैं यहाँ पे प्लस 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 अप टू RN लेता, मतलब कि बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे मैं n से डिवाइड करता। ये मेरा एवरेज लेने का तरीका है, ठीक है। तो एवरेज या फिर मीन डिस्टेंस बोलूंगा, तो मैं क्या बोल दूंगा कि मेरा एवरेज या फिर मीन जो डिस्टेंस है उसको मैंने R लिया है। कैसे निकाला वो समझ में आया? अगर अभी दोनों चीजें क्लियर है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और एवरेज मीन डिस्टेंस, अगर नहीं क्लियर है तो फिर से देखना इस पार्ट को। अगर क्लियर है तो केपलर्स थर्ड लॉ समझेगा तुम्हें। केपलर्स थर्ड लॉ क्या है कि स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या था बेटा? T। तो T का स्क्वायर, ठीक है, अराउंड द सन, क्योंकि सन के आजू बाजू में घूम रहा है ना हमारा प्लैनेट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ऐसे, ठीक है, टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। देखो, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला, टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस क्या था हमारा? R था, तो R का क्यूब, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्योंकि वो डिस्टेंस क्या है? प्लैनेट का है सन से, ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से प्लैनेट तक का। इज इट क्लियर? और जो गोल गोल घूम रहा है वो अराउंड द सन घूम रहा है। सिंपल लाइन है। अब यहां पे देखो हम क्या करेंगे, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है समझो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है, यहां देखो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब अगर A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा। एग्जांपल के लिए, एक पेन की जो प्राइस है वो है 10 रुपए, ठीक है, तो 10 पेन का प्राइस कितना होगा तुम मुझे बताओ? 10 पेन का प्राइस होगा 10 इंटू 10 100 रुपए,
तो हमने क्या बोला कि अगर क्वांटिटी बढ़ रहा है पेन का, ठीक है, तो प्राइस भी बढ़ रहा है। तो मैं बोलूंगा क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। चलो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो इक्वल टू डालते हैं और एक के डालते हैं। ये जो के है ये कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी भैया, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से मिलती है और ये आर क्यूब एज इट इज। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल आपसे, मैं एक टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, जिसका जवाब आप सही दे पाते हो या नहीं दे पाते हो ये मुझे कमेंट में बताना कि पांचवे का मैंने गलत दिया सही दिया। इससे आपका ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट समझ में आएगा आपको, ठीक है। सच्ची सच्ची बता देना, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ। अभी केपलर्स का थर्ड लॉ मैंने आपको बताया टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और यहां पे फिर मैंने आपको बताया था इक्वल टू के आर क्यूब, अगर आपको याद होगा तो। मल्टीप्लाई है ऑब्वियसली, बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। क्या ये फॉर्मूला सही है? नहीं। क्या ये सही है? नहीं। क्या ये सही है? नहीं। क्या ये सही है? नहीं। अगर यहां पे आप देखोगे तो भाई साहब मुझे कोई भी सही नहीं लग रहा है, राइट। अब लेट से, लेकिन यहां पे देखो आर स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, क्या लग रहा है आपको, क्या सही है इसमें? अब देखो ये वाले से अगर डायरेक्टली मैच करने जाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं के का वैल्यू निकालने जाऊं, अगर मैं के को इस तरफ ही रहने देता हूं और टी स्क्वायर इधर है मेरा, या आर क्यूब इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, टी स्क्वायर अपन आर क्यूब। ये दिख रहा है टी स्क्वायर अपन आर क्यूब इज इक्वल टू के। तो क्या मैं कह सकता हूं बी सही है? एक और लाइन यहीं पे आपको बताता हूं, ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने डाला नहीं यहाँ पे, कि टी स्क्वायर अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाय आर रेस टू माइनस 3 हो जाएगा, तो ये भी सही होगा। अगर कहीं पे ये लिखा है टी स्क्वायर आर रेस टू माइनस 3 इक्वल टू के, तो ये भी सही है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ऐसा होता है, उल्टा हो जाता है। अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स है इस टॉपिक से रिलेटेड, केपलर्स लॉ से रिलेटेड, तो हम वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल में अलग से आप लोग को लिख लिख के एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप बहुत ध्यान से सुनना। केपलर्स लॉ पे बेस्ड जो ये एग्जांपल है ना, इस एग्जांपल को हमें समझना बहुत जरूरी है अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो, और हमें फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैं मानता हूं कि थ्योरी से आपको फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन कह रहा है द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्टार बी टी। तो हम बना लेते हैं, मान लो कि ये हमारा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में लेट से कि इस पॉइंट पे हमारा सन है। इस सन से एक डिस्टेंस लेट से यहां के डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे, जिस डिस्टेंस को हम आर बुला लेते हैं क्योंकि यहां पे लिखा है एट डिस्टेंस आर, येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, एक प्लेनेट है, लेट से कि ये हमारा प्लेनेट है, और इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो है टी। क्या कह रहा है यहां पे कि इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इसका जो हमें दिया हुआ है, दैट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज कैपिटल टी। ये क्लियर है आप लोगों को? अब हमें बोल रहा है कि प्रूव दैट इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, ध्यान से देखो, प्रूव दैट इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द स्टार द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी √8t। हमें कुछ प्रूव करना है। अब देखो जो प्रूव करने के लिए हमें बोल रहा है, मैं हट जाता हूं थोड़ा स्क्रीन पे से कि तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, और थोड़ा इरिटेटिंग ना लगे, कि ये कह रहा है कि मान लो कि यहीं पे तुम्हारा एक सन है और यहां से तुम्हारा जो प्लेनेट है वो शायद इतने डिस्टेंस पे है, वो है 2r। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जो तुम्हारा नया निकलेगा, tn जो तुम्हारा नया निकलेगा, वो आना चाहिए √8t। ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। लेकिन ये हम प्रूफ करने के लिए हम इसको ढूंढते हैं, हम इसको फाइंड करेंगे, अगर वो आ गया तो हम बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन अगर यहां तक अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो थोड़ा सा गिवन वगैरह लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मैं लिख लेता हूं यहां पे डिस्टेंस फ्रॉम, ओके, कितना दिया डिस्टेंस फ्रॉम सन, पहला वाला हमें आर दिया है। फिर टाइम ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या दिया हमें, पहला टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं वो हमें इन्होंने दिया है कैपिटल टी। फिर हमें बोला है नया डिस्टेंस, क्या बोला हमें, न्यू डिस्टेंस 2r, ठीक है, अभी पीछे फिगर बताया था, न्यू डिस्टेंस क्या बोला हमें 2r, और हमें न्यू क्या निकालना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है न्यू पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, हमें न्यू टाइम फाइंड करना है ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसको हम बोल देते हैं tn, हमें फाइंड करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो केपलर्स लॉ का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। केपलर्स लॉ का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ऐसी मैं आशा करके चलता हूँ, क्या था वो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, हम इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। आर क्यूब को हमने नीचे ले लिया। अब भैया आप आर चाहिए तो आप छोटा ले लो, आर चाहिए तो आप बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट टोटली डिपेंड्स कि आपने क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिया। यहाँ पे हमने कैपिटल आर लिया है तो यहाँ पे भी हम कैपिटल आर ही लेंगे। चलो ये क्लियर हो गया। अब भाई साहब हमारे पास सॉल्यूशन हमें लिखना है यहाँ पे,
तो दो सॉल्यूशन बनेंगे हमारे यहाँ पे क्योंकि दो केस है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन और यहाँ पे मैं आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं केस 1 लिख के, ठीक है, केस 1। चलो ये सारे न्यूमेरिकल्स का नोट्स तो मैं आपको ऐड दे दूंगा बाद में। केस 1 क्या है हमारा कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। अब ऐसा क्यों भाई साहब, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के, यही क्यों लिखा? क्योंकि पहला पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हमें टी दिया है और पहला डिस्टेंस हमें आर दिया है, ठीक है। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी है हमारा और डिस्टेंस आर है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग केस 2 लिख देते हैं। केस 2 क्या है हमारा कि नया पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हमें नहीं पता, बट उसका तो स्क्वायर होगा ही क्योंकि लॉ वो है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा डिस्टेंस है वो हमें बोला है कि 2r है, तो 2r का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और ये k एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा tn का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का क्यूब कितना होता है 8 और r क्यूब एज इट इज, सिंपल मैथमेटिक्स, इज इक्वल टू k। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब इक्वेशन 2 और 1 का RHS सेम है, देखो k RHS में है, तो मैं यहां पे बोलूंगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, इक्वेटिंग 1 and 2 दोनों का, ठीक है, RHS सेम है तो मैं इक्वेट कर रहा हूं k इज इक्वल टू k। मैं यहां पे t दूसरा वाला लिख रहा हूं tn स्क्वायर अपॉन 8r क्यूब इज इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन r क्यूब। यहां से r क्यूब हमारा कैंसिल हो जाएगा, सिंपल मैथ्स है। बचेगा क्या, tn स्क्वायर इज इक्वल टू t, ये स्क्वायर स्क्वायर भी कैंसिल होगा वैसे, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर भी कैंसिल होगा। क्या स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा? सोच के देखो जरा, नहीं होगा, क्योंकि एक tn है और दूसरा t है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये वाला कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या था, k इक्वल टू के, ये स्क्वायर है, ये यहाँ पे स्क्वायर है। चलो अब यहाँ पे नीचे क्या है, 8 है और यहाँ पे नीचे है 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, tn स्क्वायर इज इक्वल टू 8t स्क्वायर। सही बात है, 8t स्क्वायर हो जाएगा ये। अब अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहां पे ऐसा हो जाएगा t, यहां पे देखो, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, मेरे पास जगह नहीं बचा तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ, बाकी आपके नोट्स में अरेंज फॉर्मेट में लिखा रहेगा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये जो हमारा tn स्क्वायर है ये अंडर स्क्वायर चला जाएगा, इक्वल टू 8 भी अंडर स्क्वायर चला जाएगा और ये t भी अंडर स्क्वायर चला जाएगा। ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, tn इज इक्वल टू अंडर रूट 8 एज इट इज, और ये खाली t बचेगा। क्या हमारा आंसर मिल गया? ये तो हेंस प्रूव्ड, आप लिख देना हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये ब्रैकेट में डाल करके। जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें ये एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में आपके लिए रहेगा, तो चिल मारो। चलो तो न्यूमेरिकल करके हमारा हो चुका है, अब हम करने वाले हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भैया न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे पहले इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ क्यों बोला जाता है? क्योंकि केपलर्स लॉ में तो भैया हमने नहीं पढ़ा कि वहां लिखा हुआ था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ के टाइम में तो हमने ये चीज नहीं पढ़ा। तो न्यूटन के लॉ को यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर यूनिवर्सल फैक्टर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता और ये पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, क्या है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डिफाइनाइट फोर्स। हर दूसरा ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा विद अ डिफाइनाइट फोर्स, मतलब एक फिक्स फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। अब सवाल यह उठता है कि वो फिक्स फोर्स कितना होगा और वो कौन से ऑब्जेक्ट होंगे जो अट्रैक्ट करेंगे एवरी ऑब्जेक्ट में? तो एवरी ऑब्जेक्ट मतलब हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ मास है, ठीक है। और कितना होगा वो डिफाइनाइट फोर्स, इसी को जानने के लिए हमें लॉ देखना है। लॉ क्या है भाई? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लाइन को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। लेट से मेरा एक ऑब्जेक्ट है अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका मास m1 है। मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो लेट से प्लैनेट मार्स है और उसका मास m2 है, या फिर कोई दूसरा प्लैनेट है। ये मेरे दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। अब इस लॉ के हिसाब से एक बार लाइन पढ़ लो, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह होता है कि जो मेरा फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, पहले का m1 दूसरे का m2, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, समझा? एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब यह होता है कि फोर्स इज इनवर्सली मतलब होता है 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। समझ आया? ये है वो लॉ।
इनवर्सली का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली का उल्टा। अगर ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, इनवर्सली मतलब ये होता है। इज इट क्लियर? अगर ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये बढ़ा तो ये घटा, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि अगर हमारा ये अभी ये बढ़ा तो ये घटा ना, अगर ये बढ़ रहा है तो ये वाला घटेगा, कुछ इस तरीके से उल्टा होता है, ठीक है। ये हमारा इनवर्सली हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में एफ एफ है तो मैं एफ साथ में लिख देता हूं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है तो मैं साथ में लिख देता हूं। ऊपर की तरफ है m1 इंटू m2 मल्टीप्लाई बाय 1/d² है। इनको मैं साथ में लिख सकता हूं मैथ से, प्रोपोर्शनली m1 m2/d², ठीक है, अपॉन d²। अब मैं क्या कर सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल टू डालेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, ये बात याद रखना। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय m1 इंटू m2/d²। ये जो कांस्टेंट है इसको हम g बुलाते हैं, बाकी m1 इंटू m2/d² एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो है फॉर्मूला, ये वाला हमारा फॉर्मूला। अब प्रश्न ये उठता है कि g क्या है, तो g को हम प्यार से बुलाते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल, ये आपको खुद से अपने नोट्स में लिखना पड़ेगा, मेरे नोट्स में नहीं रहेगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, भैया इसकी वैल्यू क्या है, तो जी की वैल्यू जो है वो न्यूटन ने नहीं दी थी, आपके टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखा है कि इसको कैडविंच ने दी थी, एंड दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। कुछ कुछ किताब में ऐसा भी लिखा रहेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इन, ठीक है, 10⁻⁻11, और फिर लिखा रहेगा आपको कि न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻², कुछ नहीं हुआ, kg ऊपर की तरफ आ गया। इज इट क्लियर? और कुछ नहीं हुआ, दोनों सेम है, बाकी सब थोड़ा सा नीचे से ऊपर आ गया। अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, और फिर अब हमें न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड 4 न्यूमेरिकल्स करने। कहां के कौन से न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं एक बार आपको आइडिया देता हूं, और फिर एक एक करके न्यूमेरिकल करेंगे। पहला हमें सॉल्व्ड एग्जांपल, जो आपका पहला वाला सॉल्व्ड एग्जांपल है पेज नंबर 6 पे, वो करना है। फिर हमें सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 6 पे ही करना है, जो नीचे की तरफ है। वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, देखो एक्सरसाइज भी मैं आपको साथ में ही पढ़ा रहा हूं, अलग से नहीं होगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का एफ करने वाले हैं हम, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का जी करेंगे हम, मतलब जी एफ दोनों करने वाले हम। और फिर एक क्वेश्चन है जो आप अभी आंसर कर दो, फिर हम न्यूमेरिकल्स बीच में मैं डाल दूंगा, इसके बाद न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब पहले न्यूमेरिकल रहेगा, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर करना, ओके। तो अब जो क्वेश्चन हमारा है वो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड एग्जांपल 1 पेज नंबर 6 पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप रीड करना। महिंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। सिंपल है, मान लो कि ये हमारा महिंद्रा है, ठीक है, M फॉर महिंद्रा, और लेट से ये हमारा विराट है, V फॉर विराट। आप अपने हैंडराइटिंग में खुद के नोट्स बनाना न्यूमेरिकल्स के, इट्स इंपॉर्टेंट। महिंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो ये दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे, D इज इक्वल टू 1 मीटर। दूसरा हमें बोला है कि द मासेस आर 75 kg एंड 80 kg रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब पहला वाला जाएगा 75 kg महिंद्रा का, और दूसरा वाला जाएगा 80 kg विराट का। मैं कह देता हूं इसका M1 बोल देता हूं मैं इसको, और इसको मैं M2 बोल देता हूं। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना ही क्वेश्चन दिया है। फिर हमें बोला है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, हमें इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है अब, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का जो हमें फॉर्मूला पता है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हमें गिवन वगैरह है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें जो गिवन लिखना है वो है क्या है, गिवन क्या क्या दिया भाई, हमें M1 दिया है, मास ऑफ महिंद्रा कितना दिया है, 75 kg। आराम आराम से करेंगे इसको। M2 हमें क्या दिया है बेटा, 80 kg, ठीक है, मास दूसरा वाला। और हमें जो डिस्टेंस दिया है दैट इज 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जी का वैल्यू हमें पता ही होता है, ये हमने लर्न कर लिया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये हमें याद होना चाहिए। हमें फाइंड क्या करना है बेटा, तो फाइंड हमें क्या है, हमें ढूंढना है फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और जो हमारा फॉर्मूला लगेगा इसमें वो भी हमें पता ही है, हमारा फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाय M1 मल्टीप्लाई बाय M2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, बट उधर है d², ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, D भी हो सकता है, R भी हो सकता है, X भी हो सकता है, कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हम सॉल्यूशन में ये फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है, और इस चीज को सॉल्व करते हैं। यहां पे आपको मैं अप्रोक्सीमेशन बोलूंगा तो ध्यान दीजिएगा
क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट। फोर्स इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाई M1 मल्टीप्लाई बाई M2 अपॉन डी स्क्वायर, यही फॉर्मूला था, लिख लिया मैंने। अब फॉर्मूलाज में वैल्यूज डालो। G की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बेटा मास का वैल्यू कितना था, पहला वाला 80 kg, ठीक है, दूसरा वाला 75 kg, सही बात है, यही लिया हमने, नहीं M1 मासेस आर महिंद्रा 75 kg और ये 80 kg, तो यहाँ पे 75 आएगा, यहाँ पे 80 आएगा, उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, 75 इंटू 80 kg। अब आपको बेसिक मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, नीचे क्या होगा 1 होगा, डी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर का तो कोई दिक्कत नहीं, 1 आएगा आपको पता है। अब देखो यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा आपका 6000, ठीक है। अगर मैं इन चीजों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो ऊपर दिख रहा है आपको, तो मेरा कितना आएगा आंसर 6000। मैंने अभी क्या किया, इस स्टेप में मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ओके, 6000 आंसर आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या मैं 6000 को ऐसे लिख सकता हूँ 6.67 इंटू 10⁻11 एज इट इज। 6000 को मैंने लिखा 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, कोई दिक्कत है नहीं ना? कैसे भैया, 6000 को मैं 1000 लिखूंगा तो 6 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा, और 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻3। अब यहां पे ध्यान से देखो 10⁻3, ये वाला जो हमारे पास है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला एक साथ लेंगे और बाकी दोनों एक साथ लेंगे। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, अगला स्टेप देखिए, f इज इक्वल टू 6.67 और 6 को एक साथ ले लिया, ठीक है, और बाकी जो पावर्स वाला था उनको एक साथ ले लिया, 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। 1 भैया कहाँ गया, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 6.67 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा 6.67 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40.02 आएगा। आप चाहिए तो करके देख लेना, मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 और ये क्या हो जाएगा 10⁻11 प्लस 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a⁻x मल्टीप्लाई बाई a⁻y होता है a⁻x प्लस y। ये दोबारा नहीं बोलूंगा, ये लॉ ऑफ इंडाइसेस आपको पहले से पता होना चाहिए था। f इज इक्वल टू 40.02 मल्टीप्लाई बाई ये 10⁻11 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा आपका, और बड़ा साइन माइनस का है तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये भी अगर आप आंसर में लिखते हो तो कुछ गलत नहीं है, ये भी आपका एक सही आंसर है। लेकिन अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो जो आंसर लिखा है आपका दैट इज समथिंग एल्स। तो हम क्या करने वाले हैं आपकी बार, ये जो हमारा डेसिमल है, ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेसिमल को मैं एक स्टेप इधर लेके जाऊंगा। अगर मैं मेरे डेसिमल को एक स्टेप इधर लेके जाता हूं तो मेरा आंसर हो जाएगा 4.002 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 एज इट इज। अगर मैं डेसिमल को ध्यान से सुनो लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10 पॉजिटिव पावर से। कितनी बार लेके गया, एक बार लिया तो एक पॉजिटिव पावर, ठीक है। अब यहां पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40.002 इंटू 10⁻8 प्लस 1 -7 हो जाएगा ये न्यूटन, ठीक है। तो अगर ये आपका आंसर अगर किताब में लिखा हुआ है तो ये भी गलत नहीं है, ये भी आपका सही आंसर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आपको ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करने नहीं आता है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये लेट से हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 +2 +3, ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3। अगर मैं डेसिमल पॉइंट को पॉजिटिव की तरफ लेके जाता हूँ टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो मैं 10⁻नेगेटिव पावर मल्टीप्लाई करूंगा। कितना नेगेटिव पावर, जितने स्टेप में गया हूं, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव की तरफ लेके जाता हूं, टुवर्ड्स नेगेटिव लेके जाता हूं, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 पॉजिटिव पावर, उल्टा नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव। तो ये कितना, जितना स्टेप हम लेके गए। एग्जांपल के लिए 123.456 अगर ऐसा है, और अगर मैं लिखता हूं 12.3456 तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 क्योंकि मैं यहां पे गया हूं, लेफ्ट हैंड साइड में गया हूं, नेगेटिव की तरफ गया हूं, तो पॉजिटिव कितनी बार गया हूं, एक बार, तो एक उस तरफ जाता, पॉजिटिव की तरफ तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ तुम्हें पता चल जाएगा, जो मैंने आपको बताया फिर से वीडियो देखो, अगर नहीं समझ आया तो, और इस पे अप्लाई करके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा इस वाले स्टेप पे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा प्यारा एग्जाम्पल है। अच्छा, एक लाइन और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आंसर होने के बाद आपको इस तरीके से आंसर बोल के लिखना पड़ता है, ठीक है। इस बात को लिख लेना कि आपको ऐसे आंसर लिख करके लिखना पड़ता है, इसका 1 मार्क होता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स
बिटवीन महिंद्रा एंड विराट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। आप पूरा लिख लेना महिंद्रा एंड विराट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व्ड एग्जांपल में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है, पेज नंबर 2 के ऊपर है, पेज नंबर सॉरी एग्जांपल नंबर 2 है, पेज नंबर 6 के ऊपर। एंड ये वाला जो हमारा एग्जांपल है वो कुछ ऐसा है कि इन द अबव एग्जांपल, ये हमारे पुराने एग्जांपल की बात कर रहे हैं, वो पुराना एग्जांपल जिसमें हमने यहाँ पे लिया था महिंद्रा और यहाँ पे हमने लिया था विराट, अगर आपको याद होगा। देखो ये पुराने वाले एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ये वाला महिंद्रा एंड विराट, ठीक है। महिंद्रा एंड विराट जो है, ठीक है, इन द अबव एग्जांपल, assuming that the bench on which the Mahindra is sitting is frictionless। मान के चलो कि जो बेंच पे महिंद्रा हमारा बैठा हुआ है, ये जो हमारा महिंद्रा है ये एक बेंच पे बैठा हुआ है और ये बेंच कैसा है, एक फ्रिक्शनलेस बेंच है, ठीक है। और जो विराट बैठा है लेट्स से वो भी कुछ ऐसा ही है या फिर वो फ्रिक्शनलेस नहीं भी है, ठीक है। ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर ये घसकेगा तो सन्न करके घसक के जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी, अगर ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा है जीरो वेलोसिटी, 0 मीटर पर सेकंड से ये स्टार्ट कर रहा है इसकी तरफ जाना, इसकी तरफ जाना, ठीक है। व्हाट विल बी महिंद्राज वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड। हमें कह रहा है कि भैया t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्या होगा इसका 1 सेकेंड बाद। एंड विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बहुत डिटेल में दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप ध्यान से देखना लास्ट में। ये आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये v निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये डिटेल समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में हमारे पास है टाइम, टाइम स्मॉल टी कितना दिया है, 1 सेकेंड का समय दिया है। फिर हमें फोर्स दिया हुआ है, फोर्स हमारे पास F कितना दिया है हमें भैया, जो पुराने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि अबव एग्जांपल है ना 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, ये पुराने वाले एग्जांपल है जो अभी हमने किया था, ठीक है, ये हमारा आंसर है। फिर हमें क्योंकि अबव एग्जांपल से आया था, मास M कितना दिया हमें, महिंद्रा का मास हमें पता है 75 kg, महिंद्रा का मास कितना था याद करो 75 kg, हमने यहाँ पे लिखा था ना, देखो महिंद्रा का मास 75 kg, और इधर ही हमने आंसर निकाला था फोर्स का वैल्यू, ये वैल्यू है, ठीक है, पुराने वाले एग्जाम्पल से। चलो अब यहां तक अगर क्लियर है तो हमें क्या फाइंड करना है भाई साहब, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी। ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसके लिए फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, ये वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन का हम यूज करेंगे। और एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमें पता होगा 9th स्टैंडर्ड से, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। अब देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको a चाहिए, इसलिए हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ये वाला जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, वो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास a है नहीं, a ढूंढने के लिए। क्या हमारे पास गिवन में a है क्या कहीं भी, देखो a नहीं है, राइट, तो a हम लोग ढूंढ पाए इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर a का वैल्यू मुझे चाहिए, मेरे पास फोर्स है मास है, देखो मेरे पास फोर्स है, मेरे पास मास है, और मुझे a का वैल्यू चाहिए, तो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4.002, ठीक है, इंटू 10⁻⁷, ये मेरा फोर्स का वैल्यू है, डिवाइड बाई मास कितना है मेरा 75 kg। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, अगर आपको डिवाइड करने में कोई भी दिक्कत आए तो मत लेना, आपको डेसिमल को उधर शिफ्ट करना है सिंपली, ठीक है, इस डेसिमल को उधर शिफ्ट करके इसको 400 बना लेना और इसका डिवाइड कर लेना सिंपली, तो इसका आंसर जो आएगा मैं वो डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, ये आएगा आपका पॉइंट, मैं शिफ्ट करके भी बता देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। अगर मैं इसको लिखता हूँ लेट्स से 400, ठीक है, 0.2, तो मैंने क्या किया, एक 2 स्टेप मैं उधर गया हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ था, मैं 2 स्टेप राइट हैंड साइड में गया हूँ, मतलब पॉजिटिव की तरफ गया हूँ, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा 2, नीचे डिवाइड बाय 75 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 400.2 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा, -7 -2 -9 हो जाएगा अपॉन 75। अब अगर 5 के टेबल में इसको अप्रोक्सीमेटली अगर 400 मानते हो और 5 के टेबल में डिवाइड करके निकालोगे तो 5.33 आ जाएगा आपका आंसर, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। अब क्योंकि जो हम निकाल रहे थे वो एक्सलरेशन था, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमें एक्सलरेशन का वैल्यू मिल गया है, ये हमें क्या मिल गया है, एक्सलरेशन का वैल्यू मिल गया है। ओके,
अब एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर हमें मिल गया है तो उस एक्सेलरेशन का वैल्यू को उठा के हम क्या कर सकते हैं, v के वैल्यू में पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को दूसरा फॉर्मूला क्या पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, इनिशियल 0 है, a का वैल्यू हमने अभी निकाला 5.33 इंटू 10⁻⁹ और टाइम का वैल्यू है 1, सही है ना। तो ये हो जाएगा 5.33 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अब की बार ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। ये लाइन मैं अच्छे से मार लेता हूँ, डब्बा बना देता हूँ अच्छे से। चलो, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस आंसर तक पहुंचने के बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ये लाइन पूछा है, विल द वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ, वेलोसिटी कैसे बदलेगा या फिर क्यों बदले, चेंज होगा कि नहीं होगा। तो हमें दिख रहा है यस द वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। और कैसे हो रहा है, तो हमें दिख रहा है कि भाई साहब यहाँ पे 5.33 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि एज द डिस्टेंस विल डिक्रीज, दोनों के बीच का, दोनों पास में जा रहे हैं ना, महेंद्र और विराट पास में जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा एज द, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, विल डिक्रीज, डिस्टेंस क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स विल इंक्रीज। तुम बोलोगे भैया कैसे, सच दैट हमें पता है कि फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रहा है तो फोर्स तो बढ़ेगा, सिंपल है ये बात। चलो दूसरा पॉइंट, अगर फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स बढ़ेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, सही बात है ना, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो मैं बोलूंगा कि भैया फोर्स अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा एज फोर्स इंक्रीजेस, ठीक है, एक्सेलरेशन विल इंक्रीज। लास्ट पॉइंट देखो ध्यान से, अब मुझे पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है, मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ऊपर न्यूमरेटर में है। तो मैं बोलूंगा कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। तो मैं बोलूंगा लास्ट में लिख दूंगा मैं एज एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, ठीक है, द वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम, विल इंक्रीज विथ टाइम। अब ये सब आप करो, या फिर आप सिंपली यहां पे ये देख लो कि भाई साहब ये आंसर जो आया पॉजिटिव आया है, दैट मींस की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है। इतना आप लिख के करो या फिर आप सिंपली समझ लो, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों बता दिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में देखो सेम जो हमने जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था ना बेटा, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले वाला किया था, ये वाला सेम इसी फॉर्मूला का हमें यूज करना है और वो क्वेश्चन करना है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। और आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि द मासेस ऑफ द अर्थ एंड द मून, अर्थ और मून का मास दिया है, अर्थ का मास इतना दिया है, मून का मास इतना दिया है, ठीक है। ये रेस्पेक्टिवली मतलब अर्थ का इतना, मून का इतना, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है और हमें बोला है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा मैं नोट्स में पूरा दे देता हूं आपको और एक्सप्लेन भी करता हूं कि आपको समझ में आए। लेट्स से कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है, ठीक है। कह रहा है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है, सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है दोनों का, वो कितना बोला हमें, डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पे देखो 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, 3.84 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। क्यों किया हमने मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, क्योंकि हमें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁻9 10 11 10⁻11 मीटर। सबसे पहले हमने ये कन्वर्जन कर लिया, ठीक है। अरे 8 और ये कितना, 5 और 8 है ना, सॉरी ये तो 5 है बेटा, ये तो 5 है, 10⁻5 है, तो ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है, 10⁻8 6 7 8, ये हमारा आ गया, ओके। अब हमें मास कितना दिया अर्थ का, अर्थ का मास हमें दिया 10 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻24 यहाँ पे kg, तो ये तो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमें दिया 7.84 7.4 खाली 7.4 इंटू 10⁻22 kg, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं M1 बुला देता हूँ और इसको मैं M2 बुला देता हूँ, समझ आ गया। अब देखो मैं गिवन वगैरह नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको सब पता ही है, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। तो सॉल्यूशन में हम लोग सीधे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बाकी जो मैं आपको नोट्स दूंगा उसके अंदर सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। तो G इंटू M1
m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बेटा, g का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाई m1 का वैल्यू कितना है 6 इंटू 10⁻24, m2 का वैल्यू कितना है 7.4, मास ऑफ मून कितना था 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या है 3.84 है, इंटू हमने कन्वर्जन कर लिया था तो इंटू 8 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है। अब कुछ मत करो, मैं आपको जो स्टेप बोल रहा हूं उस स्टेप का ध्यान रखो, ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, तीनों को एक साथ लिख लो। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4, पावर वाले आप जो बचे उनको एक साथ लिख दो, 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22, खत्म। नीचे वाले का स्क्वायर कर लो, तो 3.84 का अगर स्क्वायर करोगे तो आपको आएगा 14.74। एक और फॉर्मूला याद रखो इंडाइसेस का, a रेज टू x रेज टू y होता है a रेज टू x इंटू y। इस लॉजिक से ये अगर x है, ये अगर y है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 हो जाएगा। अब यहीं पे एक बात याद रखो, इसको हम ऊपर की तरफ भेजने वाले हैं, ठीक है, लेकिन अगले स्टेप में। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो आपका जो भी नंबर है ना, ये जितने नंबर है, ये वाले तीनों नंबर, इन तीनों नंबर को एक बार मल्टीप्लाई कर लो, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 297.48। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये वाला और ये वाला ऐड होगा, तो 10⁻−11 प्लस 24 प्लस 22, ठीक है, प्लस 22। अगर आप ये करोगे, इन सबको ऐड करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहीं पे लिख देता हूं मैं, -11 प्लस 24 प्लस 22। फिर मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो है इसको ऊपर की तरफ हम भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻−16 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ये -16 है, तो ये -16 का भी ये माइनस ऐड हो जाएगा, तो -16। ठीक है, चलो यहाँ तक अगर समझ में आ गया, नोट्स जो मैं आपको दूंगा उसमें एक एक स्टेप डिटेल में होगा, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये कितना है 14.74। ठीक है, अब इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, मैं सामने से बता देता हूं आपको कि फोर्स इज इक्वल टू 297.48 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 10⁻19 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और नीचे आपका एज इट इज क्या है 14.74। अब ये वाले स्टेप में बहुत लोगों को डाउट आता है, हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हम करेंगे और हम बोलेंगे कि 297.48 हमारा 300 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻19, और ये जो हमारा 14.74 है इसको हम लोग बोल देंगे 15, कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि आपको टेबल नहीं हो, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता एग्जाम में, तो ऐसा करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, 2 3 4 5 तक कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन। 300 को अगर 15 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 न्यूटन। अगर ये ऐसे करना है कि भैया मुझे डेसिमल पॉइंट पीछे करना है, एक बार ये वाले यहाँ से यहाँ करना है, तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, क्योंकि हम एक डिजिट निगेटिव एक्सेस की तरफ गए हैं, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻20 न्यूटन। ये भी आपका आंसर सही है, दूसरा भी सही है। आप लिख देना द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून इज 2 इंटू 10⁻20। जो नोट्स मैं आपको दूंगा उसमें ये लिखा हुआ रहेगा। चलो क्लियर हो गया। अब हमारा ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का जी वाला एग्जांपल। एफ वाला हमने कर लिया है, अब हम जी वाला एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, जी वाला एग्जांपल देखते हैं। तो जी वाला एग्जांपल क्या था, मास ऑफ द अर्थ, सेम हमें मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है। ओके, द मास ऑफ द अर्थ इज गिवन। फिर हमें बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। हमें बोलना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी हमें दिया हुआ है, इतना न्यूटन है, हमें मास ऑफ द सन निकालना है। इजी क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल है, इजी है। मैं आपको क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन करता हूं। ये मान लो ये अर्थ है आपका, ये आपका अर्थ है, ये मान लो आपका सन है। ठीक है, दिस इज योर सन। यहाँ पे हमें बोला है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मीटर में दिया है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। फिर हमें बोला है मास ऑफ द अर्थ, बोला है लेट्स से मास ऑफ अर्थ को हम ME ले लेते हैं। यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ हमें कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻24 kg। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मीटर में तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मास ऑफ सन को हम MS ले लेते हैं, यही क्वेश्चन मार्क है, यही हमें ढूंढना है। इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी हमें दिया है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होगा ये वाला 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन।
ये हमें दिया हुआ है। अब ये टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे, गिवन तो फोटो से आपको समझ जाएगा और नोट्स दूंगा उसमें लिखा रहेगा। हमें फॉर्मूला ये है जी मास ऑफ अर्थ m1 के जगह पे और मास ऑफ सन m2 के जगह पे, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे इधर ही क्या करना कि ms को अगर मैं समझो, इस बात को समझो, f यहां पे ये d स्क्वायर नीचे अगर उसको RHS से अगर यहां से मैं यहां लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, सही बात है, अपॉन ये GME जो ऊपर मल्टीप्लाई में अगर उधर से मैं इस तरफ लेके आऊंगा, इस तरफ लेके आऊंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, G इंटू ME इज इक्वल टू MS, समझ रहे हो। तो MS का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, मास ऑफ सन मुझे कितना मिल गया, F मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर अपॉन G मल्टीप्लाई बाई ME। अब बेटा कुछ नहीं करना है, F का वैल्यू क्या है वो आप डाल दो। F का वैल्यू हमें कितना दिया था, 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। क्वेश्चन में से देख लेना, डिस्टेंस का स्क्वायर करना, ये बात याद रखो। तो डिस्टेंस हमें कितना दिया था, 1.5 इंटू 10⁻11 इसका स्क्वायर होगा, डिवाइड बाई, ठीक है, नीचे क्या था हमारा 6.67 आ जाएगा इसका वैल्यू इंटू 10⁻11 और ये मास ऑफ अर्थ क्या है हमारा 6 इंटू 10⁻22, ठीक है, 24 सॉरी 6 इंटू 10⁻24 ही लिखा ना, हाँ 6 इंटू 10⁻24। अब बाकी तो आपको कैलकुलेशन ही करना है और मुझे लगता है कि आप लोग कैलकुलेशन करने में उस्ताद आदमी हो, आप लोग बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर लोगे। अब देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मास ऑफ सन हम ढूंढ रहे हैं, फोर्स नहीं ढूंढ रहे। 3.5 को एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 भी अभी एज इट इज ही रहने दो, मल्टीप्लाई बाय 1.5 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 2.25, मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 अगर 2 का स्क्वायर, ये जो दिख रहा है आपको यहां से यहां तक जो आपको दिख रहा है ये मल्टीप्लाई होगा। अभी पीछे इंडाइसेस का लॉ बताया था ना, a⁻x ब्रैकेट के बाहर अगर b है तो हम लिखते हैं a⁻x इंटू b, या फिर अगर ये y है तो a⁻, ये जो भी है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होता है, इंडाइसेस का लॉ है ये। तो इस लॉजिक से 11 का तो 22 हो जाएगा, 10⁻11 का 22 हो जाएगा, ऊपर वाला सारा सॉल्व हो गया। अब नीचे वाला क्या है हमारा 6.67 इंटू 6, आपको पता ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो साथ में, तो 6.67 इंटू ये कितना हो 40.02, हर एग्जाम्पल में अब ये कर ही रहे ऑलमोस्ट, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 11 और 24, 24 माइनस 11 कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा, तो 10⁻13 हो गया, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.5 को 2.25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3.5 को अगर 2.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 7.875 मल्टीप्लाई बाय, अब 22 और ये वाला 22, ठीक है, ये हो जाएगा 44, तो मैं लिख देता हूँ 10⁻44 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे देखो ये 40.02 एज इट इज, ये वाला जो 13 है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया 10⁻13। अब यहाँ देखो 7.875 मल्टीप्लाई बाय 44 माइनस 13 कितना हो जाएगा बेटा 31, 10⁻31, बड़ा साइन 44 का इसलिए यहाँ पे बड़ा आ गया। अब यहाँ पे डिवाइड में हम डालेंगे ये 40.02 एज इट इज रहने दो, 40.02, ये क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा, या फिर आप अप्रोक्सीमेट ले लो, तो अप्रोक्सीमेट में हम क्या लेंगे, 7.875 को हम 8 ले लेंगे, नीचे 40.02 को हम 40 ले लेंगे, ठीक है, 0.02 है ना तो 40 ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 एज इट इज। अब 8 को 45 से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, 8 1 जा 8, 8 6 जा, ठीक है, 8 5 जा, 8 7 जा, इतना तो आता ही होगा ना आपको। तो यहाँ पे जो मास ऑफ सन हम निकाल रहे थे उसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा हमारा 2, यहाँ देखो अब 8 डिवाइड बाय 40 करके देखो, 8 डिवाइड बाय 40 क्या आ जाएगा आपका 0.2 इंटू 10⁻31, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसको भी आंसर लिख सकता हूं केजी में, या फिर अगर मैं चाहूं तो इसको थोड़ा सा अगर मैं 2 लिखता हूं इसको, तो 2 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−1 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को मैंने एक बार शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो, 10⁻−1 से मल्टीप्लाई होगा और मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू 10⁻30। दो ये वाला भी आंसर सही है वैसे, और ये वाला भी आंसर सही है वैसे, टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो भी मैंने लिख दिया और दोनों सही है। तो दिस इज इट, आई रियली होप कि आपको न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखो बेटा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे, सभी का नोट्स मैं आपको इंक्लूड करके दे दूंगा, तो चिल मारो एकदम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आई होप कि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया होगा। अब जो सवाल है वो है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय डैश ABCD। आपको सही जवाब नीचे कमेंट में बताना है, यूनिवर्सल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। लर्नर्स,
अब एक इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो इन क्वेश्चंस को भी मैं रिकॉर्डिंग में ऐड कर दूंगा, मतलब आपको ये क्वेश्चंस का भी आंसर मिल जाएगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनको समझना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बताए गए तरीके से कुछ हॉट्स वाले क्वेश्चन है। हॉट्स का मतलब क्या होता है? हाईली ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अब ये इसमें कुछ बहुत ज्यादा हाईली ऑर्डर नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन जब बच्चों को आते हैं तो उनको दिमाग लगाना पड़ता है और बहुत ईजी है दिमाग लगाना। मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन एक एक करके लेते हैं। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्वेश्चन देखो ये क्या है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन, ठीक है, दो चीजों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, चेंज होगा व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। डिस्टेंस अगर हम हाफ कर रहे हैं तो। सिमिलरली यहां पे बोला है, देखो व्हाट हैपेंस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, यहां पे देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर डबल कर रहे हैं तो, और डिस्टेंस को अगर ट्रिपल कर रहे हैं तो। ये तीन कंडीशन बोला है, ठीक है। मैं आपको ये वाला एक सॉल्व करके बताता हूं, ये आपको होमवर्क है, आपको सेल्फ ट्राई करना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूं, मान लो बेटा कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है याद रखना वो d है। इसका मास है लेट से m1, इसका मास है m2। हमें पता है ऐसे केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब जो कंडीशन हमें दिया है उस कंडीशन के हिसाब से मैं कंडीशंस लेके सॉल्व करते चलूंगा यहाँ पे, तो आपको चीजें समझ में आएगी। पहले वाले क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, ये वाला जो मैंने ऊपर लाइन मारा है जिसपे, कि सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही, ठीक है, मास सेम ही है, इसका मास m1 ही है, इसका मास m2 है। बस हमें बोल रहा है कि अगर एक ऐसा सिचुएशन आ गया व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ, हाफ डिस्टेंस मतलब डिवाइड बाय 2, खाली डिस्टेंस आधा हो गया, इधर d था इधर उसका आधा हो गया, इधर 4 होता तो इधर 2 होता, डिस्टेंस आधा हो गया, इतना ही हुआ है। अगर ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला क्या निकलेगा, f डैश बोल देता है मैं अभी इसको, तो g m1 m2 अपॉन d बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा ना तो ये हो जाएगा हमारा g m1 m2 अपॉन, ठीक है, डी स्क्वायर, और ये हमारा जो देखो ये कैसा है ना, यहां पे जो ये हमारा डी स्क्वायर है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे जो 4 है ना नीचे की तरफ, ठीक है, मैं हट जाता हूं थोड़ा कि आपको दिखे, तो जो 4 है नीचे की तरफ ये वाला, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, डी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। अब अगर मैं इस 4 को यहाँ पे लिखता हूं, आगे कर देता हूं, और जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर एज इट इज लिखता हूं, तो मुझे पता है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर क्या है, f है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 4f। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो f डैश निकला दैट इज 4 टाइम्स f। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे चेंज होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं पहले का आंसर यहां पे लिखता हूं कि द ग्रेविटेशन फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल है। अब सेम लॉजिक से अगर डबल हुआ तो और ट्रिपल हुआ तो आप कर सकते हो डिस्टेंस। डबल वाले में आप क्या करोगे मैं आपको बता देता हूं, डिस्टेंस डबल वाले में आप क्या करने वाले हो, मैं ये पूरा मिटा करके आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है। आप ये सॉल्यूशन खुद से लिख लेना। डबल वाले जब डिस्टेंस की बात होगी तो आप यहां पे 2d लिख दोगे। 2d अगर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, f डैश इज इक्वल टू, ये तो और इजी है, g m1 m2, ट्रिपल वाला आप 3 लिख के खुद कर लेना, अपॉन 2d और इसका होल स्क्वायर, खाली d का नहीं 2d का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपका g m1 m2 अपॉन 4 d का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा g, ठीक है, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये पूरा क्या है हमारा सेम है, ये वाला f के बराबर है, तो मैं लिख दूंगा 1/4 f। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ f डैश इज इक्वल टू 1/4 f, मतलब 1/4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। इस केस में अब क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा, अगर ट्रिपल हुआ तो 3, यहाँ पे अगर हम 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो उस लॉजिक से जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये लॉजिक आपको यहाँ पे समझ में आ गया है तो अब जो यहाँ पे देखो अगले जो क्वेश्चंस है, ठीक है, अगले जो यहाँ पे क्वेश्चंस है उसमें क्या है, एक में कि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एक ऑब्जेक्ट का अगर मास डबल होगा, तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, फिर आप बोथ द ऑब्जेक्ट डबल्ड आप खुद कर लेना, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का निंजा टेक्निक ऐसा है कि ये वाला देखो जो हमने ऑलरेडी कंडीशन लिया है, ठीक है, ये कंडीशन में सब सेम है, मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, यहाँ पे लेट्स से डिस्टेंस दिए, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया तो 2,
अगर दोनों का डबल होगा तो यहां भी एक 2 लिखोगे आप कैलकुलेशन करने के लिए। अब यहां पे अगर मैं एफ डैश निकालूंगा तो क्या निकलेगा, जी, ठीक है, जी यहां पे आ जाएगा 2m1, ठीक है, m2 अपॉन डी का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। अब जी m1 अपॉन m2 अपॉन डी स्क्वायर क्या है, f है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2f। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, ट्वाइस हो जाएगा, इस जगह पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। इस वाले केस में क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आप यहां भी 2 लिखोगे, यहां भी 2 लिखोगे, दोनों 2 बाहर आके नीचे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आई रियली होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो हमने किया आपको सारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है, अच्छे से न्यूमेरिकल सब समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहली बात है कि इनवर्स लॉ मतलब आपको पता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमने जो बोला था थोड़ी देर पहले कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ऐसा हमने बोला था ना, हमने ये कहा था कि नहीं कहा था, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब अगर मैं डी को आर लू, एक्स लू, वाई लू, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने ऐसा क्यों कहा, और मतलब हमने नहीं, न्यूटन ने ऐसा क्यों कहा, तो न्यूटन ने ये कहा था केपलर्स थर्ड लॉ के स्टडी करके। केपलर्स का कौन सा लॉ, केपलर्स का थर्ड लॉ। इससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो हम सॉल्व करेंगे, और हमारा ये वाला इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 2C क्वेश्चन है ये, राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर, एक्सरसाइज का ये, ठीक है। 3 लॉ केपलर के अभी मैंने आपको बताया था, तो आपको लिख लेना। फिर है हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन की उन लॉज ने कैसे हेल्प की इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटी तक पहुंचने में। नाउ दिस इज द क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बहुत मजे से। केपलर्स लॉ आपको पता है, इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटी मैं अभी आपको बताता हूं, तो ध्यान से सुनो। अब लर्नर्स, तो हाउ डिड न्यूटन अराइव एट इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, इस चीज को समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में मान लो कि ये हमारा एक ऑर्बिट है, ओके। इस ऑर्बिट में कोई तो एक ऑब्जेक्ट है जो किसी एक स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, वो किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब अगर वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन यहां पे परफॉर्म कर रहा है, लेट्स से कि ऑब्जेक्ट जो है वो ये इस जगह पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर, मैं थोड़ा सा कैमरे पे से हट जाता हूं कि बार बार मैं नीचे देखूंगा तो अजीब लगेगा। तो अगर वो ऑब्जेक्ट यहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा और इसकी कुछ स्पीड भी होगी, एम आई राइट। लेट्स से कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कैपिटल एफ है, स्पीड जो है उसका वो हम बोल देते हैं कि स्पीड वी है, ठीक है, स्पीड वी के साथ ट्रैवल कर रहा है, मास एम है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स से जो रेडियस या फिर डिस्टेंस जो भी आप इसको बुला लो, वो लेट्स से आर है, ओके। अब ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मुझे आप बताइए। स्पीड का फॉर्मूला होता है भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम, एम आई राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो मैंने ये लिख लिया। अब आपको आपके नोट्स में ये खुद से ऐड करना है लिख लिख करके, क्योंकि मेरे दिए गए नोट्स में ये नहीं रहेगा, ठीक है, मैं लिख के जो भी पढ़ाऊंगा नोट्स में नहीं रहेगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि एक सर्कुलर ऑर्बिट है रेड वाला, तो इसका डिस्टेंस जो होगा सर्कल का सर्कमफरेंस होगा 2πr, और हम बोल देते हैं कि इस पूरे सर्कल को जो ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है यहां से यहां तक, पूरा जो जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैपिटल टी। यहां तक कोई दिक्कत है? स्पीड को हमने v से रिप्रेजेंट किया था, इसलिए हमने यहाँ पे v लिख दिया। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, इज इट क्लियर? अब बेटा अगर ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मुझे बताइए एक नया फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था, या फिर अब मैं आपको नया फॉर्मूला बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। हम यहां पे बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग F से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv² डिवाइड बाई r, ठीक है, mv² डिवाइड बाई r। अब इस जगह पे अगर मैं F, ओके, और m एज इट इज लिखता हूं, v की जो वैल्यू है यहां पे देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, तो इक्वेशन 1 से अगर उठा के मैं v की वैल्यू डालूंगा तो मैं क्या वैल्यू डालूंगा, मैं v की वैल्यू डालूंगा, येलो कलर से लिख दे रहा हूं मैं, 2πr डिवाइड बाई t, और क्योंकि पूरा स्क्वायर है तो ये पूरा स्क्वायर होगा, और बाकी जो हमारा ब्लू कलर वाला जो एज इट इज है वो एज इट इज। आपको इतना मैथ्स तो आता ही होगा कि ये टी नीचे चला जाएगा, राइट, ये याद रखो। अगर नहीं पता है तो प्लीज लर्न कर लो। मैं यहाँ पे नया लिख देता हूँ, यहाँ पे ये जो पूरा है ये कुछ ऐसा हो जाएगा, m 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय पाई का स्क्वायर, r स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड बाई ये जो t है वो नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा t² मल्टीप्लाई बाय r। इज इट क्लियर? t² मल्टीप्लाई बाय r।
हम ये रेडियस को स्मॉल आर लिख देते हैं, ठीक है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, वरना बाद में कंफ्यूजन होगा। इस जगह पे जो हमें मिलेगा, हम 4 को आगे ले रहे हैं, ठीक है, 4m पाई स्क्वायर, ठीक है, फिर आर स्क्वायर साथ में लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं लिख रहा हूं बस, ओके, और फिर है मेरा टी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहां पे बेटा, अरे सॉरी आर है खाली, टी स्क्वायर आर, ओके, टी स्क्वायर आर। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आर चला जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो केवल ये बचेगा, राइट। अब इस चीज में ध्यान से देखो बेटा, अगर आपको याद होगा ये वाले जो लाइन है 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर जो लिखा हुआ है, यहां पे मैं आ जाता हूं। फोर्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, 4m पाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन यहां पे है टी स्क्वायर आर, यहां नहीं, यहां पे आर है, ठीक है, यही है ना आर, ऊपर ये स्क्वायर नहीं रह जाएगा, ये भी याद रखना, ये केवल और केवल आर रह जाएगा, क्योंकि हमारा आर स्क्वायर में से वो तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो खाली आर, और ये नीचे ये, तो ये हमारा रह गया ये वाला बात, टी स्क्वायर। अब हमें पता है कि केपलर्स थर्ड लॉ के हिसाब से, केपलर्स थर्ड लॉ में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। तो नीचे वाले इक्वेशन में डाल देंगे वैल्यूज, ठीक है, ये जो हमारा f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर डिवाइड बाई टी स्क्वायर के जगह पे हम क्या डाल देंगे, के आर क्यूब। अब यहाँ पे r कैंसिल होगा, ये क्यूब कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं, जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 4m पाई स्क्वायर डिवाइड बाई के, क्यूब में से एक r चला गया तो r स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है हियर इन अबव इक्वेशन, ठीक है, 4m पाई 4m पाई, ठीक है, एंड k इज अ कांस्टेंट, कैसे भैया कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जिसकी एक फिक्स वैल्यू हो, 4 की वैल्यू फिक्स है, हाँ तो 4 फिक्स है, मास कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, पाई का वैल्यू 22/7 फिक्स है, और k तो एक कांस्टेंट ही है। तो ठीक है, तो हम इन सब के जगह पे हम क्या लिख देंगे, f इज इक्वल टू, इन सब के जगह पे मैं एक साथ लिख दूंगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई 1/r स्क्वायर। अब देखो जैसे आपको मैंने सिखाया था कि f, ठीक है, मैंने आपको एक सिखाया था ना कि f, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो या फिर सिंपली याद करो जो मैंने आपको बताया था कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते इक्वल टू डालते तो एक कांस्टेंट डालना पड़ता है हमें, तो इसका रिवर्स कर लो, उल्टा कर लो, तो रिवर्स क्या हो जाएगा इसका कि अगर मैं इक्वल टू हटा के प्रोपोर्शनलिटी डाल रहा हूं तो कांस्टेंट हट जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू डालो कांस्टेंट आ जाएगा, तो अगर कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनलिटी डालो तो कांस्टेंट हट जाएगा। सुनो, इक्वल टू हटा के अगर प्रोपोर्शनलिटी डालो तो कांस्टेंट हट जाएगा 1/r स्क्वायर, एंड इस तरीके से न्यूटन अराइव हुए थे। इज इट क्लियर? तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ये कुछ नहीं था, ये बस सिंपल सा प्रूफ था। मैंने अपना वीडियो इसलिए ऑफ रखा था क्योंकि मैं ऐसे लिखता हूं तो फिर आपको दिखेगा नहीं। ये वाला क्लियर हो गया सभी लोगों को? आई एम सो हैप्पी कि अगर आपको ये समझ आ गया है तो ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लर्नर्स, आपने इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो समझ लिया, तो अब आप मुझे इस सवाल का जवाब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है? F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, F इज इक्वल टू mv अपॉन आर, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, F इज इक्वल टू mv अपॉन आर। अभी आपको जो मैंने इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया था उसमें आपको मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया, उसका फॉर्मूला बताया होगा, तो आपको मुझे वो नीचे कमेंट्स में बताना है। दिस वाज द 7th क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो नीचे में ना एक ऐसा डू यू नो करके एक चार्ट एडेड है, एंड ये चार्ट को स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। इस चार्ट में क्या लिखा है? इस चार्ट में लिखा है लो टाइड और हाई टाइड्स के बारे में। देखो, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स दैट ऑकर रेगुलरली इन द सी के अंदर हाई टाइड्स होते हैं और सी के अंदर लो टाइड्स होते हैं, जिसके बारे में आपको पता होगा। द लेवल ऑफ सी वाटर एट एनी रीजन एट एनी गिवन लोकेशन अलोंग द सी शोर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ट्वाइस अ डे एट रेगुलर इंटरवल। दिन में 2 बार रेगुलर इंटरवल पे, मतलब मान लो 6 घंटे फिर 6 घंटे बाद, रेगुलर इंटरवल है, ठीक है, 2 बार ऐसा होता है। एग्जांपल में बता रहा हूं, जब आपका जो सी वाटर का लेवल है सी शोर पे, समुद्र के किनारे, वो बढ़ता है या फिर घटता है, चेंज होता है कुल मिला के। हाई एंड लो टाइड्स ऑकर एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह पे पृथ्वी में हाई टाइड्स और लो टाइड्स अलग अलग टाइम पे होता है, ठीक है।
द लेवल ऑफ वाटर एट द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मून। अब ये जो लेवल ऑफ वाटर के चेंज होने के कारण जो टाइड हो रहा है सी के अंदर, वो किसके ग्रेविटेशन का असर है? तो दैट इज द ग्रेविटेशनल असर ऑफ मून। ये मून के कारण होता है। आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून, जो मून ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अर्थ के ऊपर। वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल टुवर्ड्स द मून एंड द लेवल ऑफ वाटर देयर गोज अप कॉजिंग हाई टाइड एट दैट प्लेस। अभी ये वाला आप फोटो देख सकते हो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये जो मून है, मून के सामने में अगर आप देखोगे तो यहां पे जो वाटर है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ब्लू कलर से वाटर है, ये ऊपर की तरफ है। तो ये जो मून के सामने होगा वहां पे हाई टाइड होगा, और मून जहां पे नहीं है उस तरफ लो टाइड होगा। क्लियर हो गया? और दूसरा लिखा है एट 2 प्लेसेस ऑन द अर्थ 90 डिग्री फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाई टाइड। मतलब जहां पे हाई टाइड है वहां से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे दो जगह पे क्या देखने को मिलेगा आपको? लो टाइड देखने को मिलेगा। द लेवल ऑफ वाटर इज मिनिमम, यहां पे वाटर का लेवल मिनिमम होता है, एंड लो टाइड्स ऑकर एट दैट प्लेस। उस जगह पे लो टाइड होगा। ये फिगर 1.6 में आपको दिखाया है, ऐसा टेक्स्ट बुक में लिखा है, और ये आपका फिगर 1.6 है। ठीक है, दिस इज योर फिगर 1.6। आई रियली होप कि आपको चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी, एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को शेयर जरूर करना सभी लोगों तक। पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे सेकेंड लेक्चर में। सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करना कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया। अगर आप आरएम बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। और हमने इस चैप्टर को वन शॉट में भी कवर किया है। अगर आप एग्जाम के टाइम में वन शॉट रिविजन करना चाहते हो तो सिंपली सर्च करना शुभम झा वन शॉट, ठीक है, ग्रेविटेशन महाराष्ट्र बोर्ड, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो। हैप्पी लर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी लर्निंग माय सुपर लर्नर्स।